100वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैलेंडर से संबंधित कुछ जानकारी। ठीक है, कैलेंडर की गणना लगभग पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से होती रही है। अलग अलग देशों के गणितज्ञ हमेशा से इसमें काम करते रहे। उन सब विषय में हम लोग अभी बात करेंगे और हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा कि कम से कम अपने देश से संबंधित कुछ खास कैलेंडरों जिसकी जानकारी हम लोगों को बहुत जरूरी है, वो जो है सो हम लोग इसमें इस वीडियो में शामिल कर सकें। तो आइए, कैलेंडर संबंधी आरंभिक गणना वैदिक साहित्य में प्रारंभ हमको हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि कौशितकी ब्राह्मण के अध्याय 19.3 में सूर्य के अयनांशों के ऊपर गणना के आधार पर सबसे पहले कैलकुलेशन किया गया है, जिसमें 6 महीने दक्षिणी अयनांश से उत्तरी अयनांश और उत्तरी अयनांश से दक्षिणी अयनांश आने के लिए सूरज की स्थिति को कैलकुलेट करने का सवाल जो है सो प्रयास किया गया। हम लोग जानते हैं कि वेदांग 6 थे, उसमें से ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको हम लोग ज्योतिष कहते हैं। बाद के कालों में अलग अलग गणितज्ञों ने इससे संबंधित गणनाएं की, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध है 5वीं सदी के आर्यभट्ट, जिन्होंने अपनी रचना आर्यभट्टियम में ज्योतिष संबंधी सिद्धांतों की, मतलब वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर जो गणनाएं होती है सूरज के जो सो गमन के बारे में, यानी पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूर्णन के बारे में, उन सब बातों की गणना की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपीय टॉलमी सिद्धांत के विपरीत आर्यभट्ट पृथ्वी को सूर्य की तरफ घूमता हुआ मानते थे और अपने आर्यभट्टियम में उन्होंने ये प्रतिपादित भी किया। इसी तरह से रोमक जो पुस्तक है उसमें लाटदेव ने इसी प्रकार की गणना की है। उसमें भी जो है सो उन्होंने कैलेंडर निर्माण की पद्धति जो है सो बताई है। आज भी ज्योतिष संबंधी जो पंचांग वगैरह बनते हैं वो उसमें इसका सहारा लिया जाता है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण गणना देती है और आज भी जो जन्म कुंडली वगैरह बनता है उसमें रोमक पंच सिद्धांतिका इन सब ग्रंथों का सहारा आधार लिया जाता है। 7वीं सदी में इसी तरह से एक गणितज्ञ थे लल, जिनकी रचना है शिष्यादि वृद्धिका। वो जो है सो इसी प्रकार की गणना के बारे में जानकारी देती है। ब्रह्मगुप्त की खंड खाद्य ये जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इन सब में हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में, वर्ष की गणना के बारे में, अलग अलग दिनों की गणना के बारे में, मास की गणना के बारे में जानकारी हासिल की है। गणनाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती थी। एक सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के परिभ्रमण को आधार मानते हुए, दूसरा चंद्रमा के द्वारा जो सो पृथ्वी की जो सो परिक्रमण को आधार मानते हुए। इस आधार पर कैलेंडर को हम लोग 2 श्रेणी में रख सकते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सोलर कैलेंडर, दूसरे को कहते हैं लूनर कैलेंडर। अब देखिए, सोलर कैलेंडर में भी 2 तरह का जो सो कैलेंडर आता है। एक को कहते हैं ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर, जैसे एंशिएंट आर्मेनियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, बंगला कैलेंडर है जिसको हम लोग फसली संवत भी कहते हैं, ईरानियन जलाली कैलेंडर, उसमें फिर जोरास्ट्रियन कैलेंडर, एकमेनिड कैलेंडर, दोनों ही, और साथ साथ भारतीय जो कैलेंडर अभी हम लोगों ने स्वीकार किया है शक, वो भी इस श्रेणी में आ जाता है। फिर दूसरा है साइडरल सोलर कैलेंडर। इसमें बंगाब्द, मतलब जो बंगला में चलता है,
फिर तमिल कैलेंडर, मलयाली कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर और थाईलैंड का भी कैलेंडर इस श्रेणी में रखा जाता है। अब इसमें दो बात कि सोलर कैलेंडर माने ट्रॉपिकल और सोलर कैलेंडर साइडरल, ये क्या हुआ। तो ट्रॉपिकल कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं कि 21 मार्च से लेकर मतलब सूरज के पूरे परिभ्रमण काल को एक साल मान के उसको 365.2425 या 25 मानकर डिवाइड कर लेते हैं और जो है सो इस तरह से गणना की जाती है। जबकि साइडरल कैलेंडर में हम लोग जो है सो इसी गणना को दूसरे तरीके से करते हैं, उसमें अयनांशों के बीच जो है सो सूरज के परिभ्रमण को आधार मानते हैं। कुछ नॉन सोलर कैलेंडर भी प्रचलित है, जिसमें अभी हम लोग चर्चा किए लूनर कैलेंडर उसमें शामिल है। इसमें सबसे प्रमुख आप जानते हैं कि हिजरी कैलेंडर होता है। अब ये चंद्रमा की गणना के आधार पर होता है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से। तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है जो है सो 29.5 दिन में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 महीने से, मतलब 29.5 दिन को एक महीना मान के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो 354 डेज। और ये इस तरह से अगर हम लोग सूरज के चक्रण को देखें तो उसके हिसाब से ये जो है सो 365 डेज, तो 11 दिन का अंतर मोटा मोटी आ जाता है। तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए इस्लामिक कैलेंडर के जितने भी त्योहार हैं, आप लगातार जो है सो अलग अलग कैलेंडर्स को उठाइए तो आपको मिलेगा कि हर त्योहार, जैसे ईद है तो पिछले बार जितने तारीख को हुआ उससे ठीक 10.5 11 दिन पहले जो है सो इस बार होगा। फिर अगला साल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लगभग 11 दिन पीछे होगा, इस तरह से। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण कैलेंडर है, वो है माया सभ्यता का जॉल्किन कैलेंडर। माया सभ्यता का जॉल्किन कैलेंडर बिल्कुल अलग है। इसमें 260 दिनों का साल माना जाता है और ये 260 दिन का साल कुछ लोगों का मानना है कि ये शुक्र के सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारने की वजह से होता है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। माया सभ्यता का जो कैलेंडर है ये इस मायने में विशिष्ट है, इसलिए जो है सो इसको हम लोग नॉन सोलर कैलेंडर एंड नॉन लूनर कैलेंडर दोनों ही हम लोग कर सकते हैं। या हो सकता है कि गणनात्मक कोई भिन्नता हो जिसको कि बाद में हो सकता है प्रकाश में ये आए। अब अलग अलग तरीके के कैलेंडर्स के बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा सा हासिल करते हैं। सबसे पहले आइए जो क्रिश्चियन एरा से संबंधित है, जिसको हम लोग बाइजेंटाइन साम्राज्य के द्वारा प्रयोग किया हुआ मानते हैं, उसको कहते हैं बाइजेंटाइन कैलेंडर। तो बाइजेंटाइन कैलेंडर जो है वो मुख्य रूप से जो प्रारंभिक जूलियन कैलेंडर था, यानी जूलियस सीजर के द्वारा जो कैलेंडर प्रचलित कराया गया था, उसी को आधार मानते हुए जो है सो किया गया। आप जानते हैं कि मध्यकाल में बाइजेंटाइन साम्राज्य का अपना अलग महत्व था। कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो उसका राजधानी हुआ करता था और उस साम्राज्य का विस्तार लगभग यूरोप में और मध्य एशिया के कुछ भागों में था। तो ये एक महत्वपूर्ण कैलेंडर है। इसमें इसका प्रचलन पूरे बाइजेंटाइन शासन के दौरान रहा था, 988 से लेकर 1453 के मध्य। इस कैलेंडर का प्रारंभ 1 सितंबर से होता है, ये विशिष्ट है, अलग है, ठीक है। और इस कैलेंडर को हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जिस दिन हुई थी, क्रिश्चियन थॉट्स के हिसाब से अगर सोचें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के दिन से इस कैलेंडर को हम लोग विस्तारित मानते हैं। यानी उस कैलेंडर को जो है सो हम लोग ईसा पूर्व 5509 ईस्वी में प्रारंभ मानते हैं। यानी आज से अगर जोड़ लिया जाए तो इसमें जो है सो 2020 और जोड़ दीजिए, यानी हो गया कितना 7529 साल आज से पहले से ये कैलेंडर माना जाता है। तो बाइजेंटाइन शासकों ने इसी कैलेंडर को मान्यता दी। ये बिल्कुल जूलियन कैलेंडर के ऊपर था, अभी हम लोग चर्चा की। तो जूलियन कैलेंडर में क्या जो सो बात थी कि वो एकदम सोलर कैलेंडर था और उसको
हम लोग जो है सो माने उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 365.242 या 219 दिन का एक साल होता था। तो इस तरह से इसका जो है सो एक नॉर्मल ईयर 365 माना जाता था, और 0.24219 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे 4 साल में एक बार, उसको लीप ईयर 366 दिन का है। आप जानते हैं कि अभी भी जो हमारा कैलेंडर ग्रेगरी कैलेंडर चलता है उसमें भी इसी अवधारणा को इस्तेमाल किया गया। तो आइए ग्रेगरी कैलेंडर मोर और लेस बाइजेंटाइन और जूलियन कैलेंडर से मिलता जुलता था। पोप ग्रेगरी 13 इन्होंने अक्टूबर 1582 ईस्वी में कैलेंडर में संशोधन, काफी बारीक संशोधन किए, और उसमें जो है सो किस तरह से लीप ईयर का फिक्सेशन होगा। आप जानते हैं कि 4 से डिवाइड करके हम लोग जो है सो लीप ईयर निकाल लेते हैं, फिर सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होता है, फिर जो है सो 4th सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर हो जाता है, और इस तरह से जो है सो उन सब को जो है सो माइन्यूट कैलकुलेशन किया ग्रेगरी ने, और वो जो है सो एक सिस्टमैटिक कैलेंडर डेवलप हो गया। यूरोपीय देशों ने लगभग सारे देशों ने अपना लिया ये आरंभ से ही, और अब तक तो लगभग विश्व के सभी देश इसको यूज करते हैं। इवन इंडिया में भी हम लोग जो है सो इसी कैलेंडर को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जनवरी फरवरी ये वो। मजेदार बात था कि बाइजेंटाइन और जूलियन कैलेंडर में और इसमें अंतर क्या, तो एक महत्वपूर्ण अंतर हम आपको बताते हैं कि जूलियन कैलेंडर में, या जो उसी का इम्प्लीकेशन बाइजेंटाइन कैलेंडर में था, उसमें होता था क्या कि फरवरी की 24 तारीख को रिपीट लिखा जाता था। मतलब लीप ईयर जिस दिन होता था उसमें फरवरी की 24 तारीखें होती थी। ग्रेगरी ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया और फरवरी के 29 तारीख को एक्स्ट्रा दिन बना दिया। तो 2-3 बातों में अंतर आया कि हमारा जो पुराना कैलेंडर था उसको इसने किस तरह से संशोधित किया कि सेंचुरी ईयर्स वगैरह को हर चौथे वर्ष पर लीप ईयर होना था, लेकिन वो जो डेसिमल कैलकुलेशन हमारा होता था, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो है सो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकंड, उसने हर सेकंड का जो है सो हिसाब किया और उसके हिसाब से कब कब कितना बढ़ेगा दिन और कब कितना घटेगा, इस सब को कैलकुलेट किया। इस कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, तो उस हिसाब से ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी को होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ये 25 दिसंबर 4 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म। वो क्यों? क्योंकि उस तरह से जो टाइम लैग आया था उसको ग्रेगरी ने एडजस्ट करके उसके पूर्व लगाया। तब जो है सो 4 दिसंबर से 4 ईस्वी के दिसंबर 25 से इसको पीछे उन दिनों को एडजस्ट किया गया, और तब से ये कैलेंडर जो है सो एक सिस्टमैटिक कैलेंडर बन सका। भारत में जो कैलेंडर्स प्रचलित हैं उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। विक्रम संवत उत्तरी भारत में प्रचलन में था, जबकि शक संवत, जिसको शालिवाहन साके भी कहते हैं, वो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलन में था। इसके अलावे एक महत्वपूर्ण परिवर्तित कैलेंडर मलयाली कैलेंडर था, जो कि केरल और आसपास के क्षेत्र में प्रचलन में था। दोनों में अंतर है कि शालिवाहन साके और विक्रमी, ये दोनों ही बसंत विषुव से प्रारंभ होते हैं, जबकि मलयाली कैलेंडर शरद विषुव से प्रारंभ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब सवाल है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि क्यों जरूरत पड़ती है कैलेंडर्स की। कैलेंडर्स की जरूरत पड़ती है जो फसल से संबंधित रिचुअल्स हैं उसको जो है सो सही तिथि पर लगाएं, त्योहारों को सही तिथि पर लगाएं, और कृषि संबंधी कब बोया जाएगा, कब काटा जाएगा, इसकी जानकारी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पहुंचा सके। आगे चलें।
हम लोग यहाँ पर जो है सो कैलकुलेशंस दोनों ही हिंदू कैलेंडर्स में एक जैसा है। सौर वर्ष वाले कैलेंडर में जो है सो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकंड, और चांद द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में जो समय लगता है 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 3 सेकंड, ये एक महीने के बराबर होता है। अगर चंद्रमा के हिसाब से देखा जाए तो उसके एक वर्ष में करने के लिए चंद्रमा के परिक्रमण के समय को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 354 दिन 8 घंटा 48 मिनट 34 सेकंड। इसको हम लोग एक चंद्र वर्ष कह देंगे। और एक चंद्र वर्ष और एक सौर वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा? टोटल लगभग 11 दिन। अभी हम लोग जो है सो एक जगह पर चर्चा भी किए कि जो है सो इस्लामिक कैलेंडर में त्योहार 11 दिन पीछे हो जाते हैं। तो ये है साइडरल कैलेंडर और ट्रॉपिकल कैलेंडर का हम लोग वहां पर चर्चा किए। अब यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि साइडरल कैलेंडर में किस तरह से वर्ष निर्धारण होता है। क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करती है। अगर हम लोग अपना विजन को स्थिर करें तो हम लोग तो जब भी देखेंगे तो पृथ्वी की तरफ से देखेंगे, तो जो गणनाएं होंगी वो हम खुद को स्थिर मानकर करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग का जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो अर्थ होगा, तो अर्थ के सापेक्ष स्थिर रहकर हम गणनाएं करते हैं। तो अगर जो है सो मॉडर्न रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी लिया जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम अपने को स्थिर मानेंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि सूर्य चलायमान है। बचपन से हम लोग यही सीखते हैं कि सूरज पूरब से उठता है पश्चिम में जाकर डूबता है, और इस तरह से जो है सो एक चक्कर। तो सूर्य का पथ जबकि हम खुद को यानी पृथ्वी को रेफरेंस फ्रेम मानकर देखते हैं, तो सूर्य जिस पथ पर एक चक्कर लगाएगा उसको हम लोग कहते हैं कांतिवृत्त। साइडरल कैलेंडर में हम लोग इसको जो है सो एक चक्कर मानते हैं, जबकि ट्रॉपिकल में हम लोग विषुव से विषुव पर हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब अयनांशों के बीच चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो एक चक्कर किसको मानते हैं कि सूर्य जिस पथ पर एक चक्कर मान रहा है उसको क्या बोले? कांतिवृत्त। और इस कांतिवृत्त को हम लोग 12 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। और 12 भाग की पहचान क्या होती है? 12 भाग की पहचान होती है हमारी उस जिस पथ पर सूरज चल रहा था उस पथ में कोई तारामंडल को उसका पहचान चिन्ह बनाया जाता है। इसको हम लोग, तो ये एक कांतिवृत्त हो गया। और कांतिवृत्त का 12 डिवीजन मतलब 12 जो है सो महीना, और 12 महीना का पहचान उसका कॉन्स्टेलेशन, उसका जो तारामंडल है, इसको हम लोग कहते हैं राशियां। ठीक है। और हर राशि में मोटा मोटी आप अभी देख लियो 29.5 दिन के आसपास हो जाता है, एक महीना का समय हो जाता है। 29.5 हो जाए, 30 हो जाए, 29 हो जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो जो है सो चंद्रमा की कला के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसको जो है सो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 27 नक्षत्रों में, और ये 27 नक्षत्र जो है वो डे के हिसाब से दिनमान बताते हैं। तो ये जो पूरा गणना है ये साइडरल कैलेंडर में इसी तरह से होता है। आप जानते ही हैं कि जो है सो राशियां 12 हैं, मेष वृष वगैरह वगैरह, उसी तरह से नक्षत्र 27 हैं, और इसके हिसाब से हम लोग कांतिवृत्त को बांट लेते हैं और उसी के हिसाब से दिन और महीना तय करते हैं, और उसके हिसाब से वर्ष। अब आ गया ये हमारा हिंदू कैलेंडर था। बाद में हम लोग फिर विक्रमी और इसकी चर्चा अलग से कर ले। फिलहाल पहले आइए बौद्ध कैलेंडर। बौद्ध धर्म से संबंधित जो कैलेंडर था वो ल्यूनी सोलर कैलेंडर है, मतलब चंद्रमा के हिसाब से महीना और उसी हिसाब से वर्ष। मतलब अभी हम लोगों ने जो साइडरल कैलेंडर का जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से इस संवत का जो प्रारंभ है वो बुद्ध के परिनिर्वाण दिवस से माना जाता है। ठीक है। अब ये जो है सो देखिए, लेकिन इसमें अंतर क्या आ गया? हिंदू कैलेंडर में जहां शुद्ध भौगोलिक कैलकुलेशंस के ऊपर आधारित थे, यहां पर उसका प्रारंभ बुद्ध के जीवन के किसी तिथि से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब बौद्ध धर्म के
जो संबंधित जो कैलकुलेशंस है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है। जिस तरह से बाइजेंटाइन और जूलियन कैलेंडर में ईसा का जन्म होता है ग्रेगरी कैलेंडर में, उसी तरह से यहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण, बुद्ध ने जिस दिन परिनिर्वाण लिया उस दिन को तारीख 1 मान के उसको जो है सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे। बर्मा के कैलकुलेशन के हिसाब से इस कैलेंडर की प्रारंभ की तिथि 11 मई 544 बीसी होनी चाहिए, जबकि थाईलैंड की गणना के अनुसार इसको 11 मार्च 545 बीसी मानते हैं। ठीक है, दिन नक्षत्र के हिसाब से और मास राशियों के हिसाब से। ठीक है, इस कैलेंडर को कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश मानते रहे। अब आइए पुनः विक्रमी संवत पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में पिछले अगर समय में देखा जाए तो सर्वाधिक जिस कैलेंडर का इस्तेमाल हुआ है वो विक्रमी कैलेंडर है। पुरातात्विक साक्ष्य भी इसके मिलते हैं हमारे पास। बरनाला स्तंभ में इसको जो है सो हम देख पाते हैं, इसके कैलेंडर का डिस्क्रिप्शन। चौहान वंशी शासकों का जो धौलपुर अभिलेख है उसमें पहली बार यह विक्रम संवत के नाम से मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर से विक्रम संवत नामकरण मिलता है। इसके पहले इस कैलेंडर का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन क्या नाम होता था ये हम लोग नहीं जानते थे। आप देखिए, इसी संवत को इसी तरह से जो हम लोग का संवत था हिंदुस्तानी, उसको जो है सो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना। कुछ जगहों पर इसे कृता संवत माना जाता है और मालव और मालवा आसपास के क्षेत्र में इसको मालव संवत के नाम से जाना जाता है। अगर इतिहासकारों को ध्यान में रखें तो विंसेंट आर्थर स्मिथ और DR भंडारकर को हम लोग जो है सो कोट कर सकते हैं। इन लोगों ने माना है कि इस संवत का नामकरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको कि विक्रमादित्य की उपाधि थी, उससे प्रारंभ होता है। लेकिन और लोगों का कुछ और ही मानना था। रुडोल्फ हॉर्ले मानते हैं कि कश्मीर के विजय के उपलक्ष्य में शासक यशोधर्मन ने इस कैलेंडर को स्टार्ट किया। इसकी उपाधि हर्ष विक्रमादित्य की थी। कलहन के राजतरंगिणी के स्रोतों से इस पर जो है सो हम लोग इस चर्चा में जो है सो उसको आधार मिला है। लेकिन वास्तविकता कहीं और थी। अगर ये होता चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो गुप्त संवत जारी किया गया था उसको तो ये लोग यहाँ पर समाप्त कर देते, लेकिन बाद के शासकों ने भी गुप्त संवत का इस्तेमाल किया। फिर आइए कश्मीर के यशोधर्मन ने अगर इस्तेमाल किया होता तो ये माना जा सकता था, लेकिन तो उस दिन से स्टार्ट होता या उसका कोई भौगोलिक महत्व होता। ये 58 BC से स्टार्ट है, ऐसा क्यों? तो इस चीज की पुष्टि इन जो डिस्कशंस के आधार पर नहीं हो पाई। इसके बारे में एक जैन स्रोत से जानकारी हम लोगों को मिलती है। जैन साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना है, उसको कहते हैं कालकाचार्य कथानक। इसके रचनाकार हैं माहेश्वर सूरी। अब इसके बारे में जो है सो जरा सा पुराना जो है सो कथानक पर जाइए, जैसा कि कालकाचार्य कथानक है। इसमें कहता है कि उज्जैन का एक शासक हुआ करता था गंधर्व सेन। उसने क्या किया, एक जैन साधु की बहन सरस्वती का अपहरण कर लिया, जिससे जैन साधु बड़ा परेशान हुए। तो उन्होंने इस राजा के खिलाफ एक शक शासक से जो सो मदद मांगी। ये जो शक शासक था वो मूलतः सिस्तान का निवासी था। शक प्रदेश, सिस्तान मतलब आज पश्चिमी चीन का क्षेत्र। और उनकी उपाधि आप जानते हैं कि शाही शासक, मूर्धन्य आकार, हौम्य दीर्घिकार, शाही शासक की हुआ करती थी।
तो उसने उससे सहायता मांगी। उस शासक ने गंधर्व सेन को पराजित किया और जो है सो सरस्वती को मुक्त कराया। और उस गंधर्व सेन ने पराजित होने के बाद जो है सो अपनी राजधानी छोड़ दी। मतलब स्वाभाविक है, उसको निकाला गया। तो इस तरह से वो उज्जैनी छोड़कर भाग गया। तो उज्जैनी में उसका शासन खत्म हो गया, जो कि शकों के हाथ में आ गया। अब वो शासक वहां से भागकर अपने क्षेत्र पैठण, जो महाराष्ट्र में पड़ेगा आज के डेट में, प्रतिष्ठान जिसको कि उस समय कहा जाता था, तो प्रतिष्ठान में उसने अपना केंद्र बनाया। कालांतर में उसका पुत्र जो है सो शासक बना और उसके पुत्र ने पुनः शाही शासक मतलब शक शासक को हराकर अपनी राजधानी फिर से हासिल की। और ये तिथि होगी 58 BC। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि इसी शासक के द्वारा, जिसको कि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ये कैलेंडर स्टार्ट किया गया था। अब देखिए विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी जाती है? तो भारत के इतिहास के अलग अलग स्रोतों में, पौराणिक स्रोतों में आप विक्रमादित्य नाम के बहुत सारे राजा को देखेंगे। चाहे वो इस शासक जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, या वहां से जो है सो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को देखिए, या फिर जो है सो अकबर के समकालीन हेमू को देखिए, उसकी भी जो है सो उपाधि विक्रमादित्य थी। यशोधर्मन को अभी हम लोग देख ही लिए, उसको हर्ष विक्रमादित्य कहा जाता। तो वो कौन व्यक्ति होता था जिसको कि विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी? तो यहां पर हमारा समझ लेना जरूरी है कि विक्रमादित्य उस व्यक्ति को उपाधि प्रदान की जाती थी जिसने किसी विदेशी आक्रांता को पराजित किया। चूंकि इसने शक शासक को पराजित करके उज्जैनी हासिल की, इसलिए इसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, तो खैर जो भी हो, लेकिन यहां पर उज्जैन स्रोतों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 58 से 56 के बीच में किसी वक्त, 58 हो 57 हो या जो भी हो, के किसी वक्त में इस कैलेंडर को हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस कैलेंडर का प्रारंभिक दिन होता है 1 चैत्र। होलिका दहन फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। उसके बाद दूसरा दिन जो होता है वो जो है सो नववर्ष होता है हमारा, वो इसी के मुताबिक होता है। अब देखिए हम लोग कहते भी हैं कि होलिका दहन में कहते हैं संवत जलाना। संवत मतलब एक संवत्सर, साल का समाप्त होना और नए साल का प्रारंभ होना। तो इसका जो है सो क्या होता है कि 1 चैत्र से प्रारंभ होता है। ठीक है, नेपाल में एक अलग परंपरा है, वो बंगला संवत से प्रभावित है। हालांकि वो विक्रमी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो वर्ष प्रारंभ होता है वो 1 वैशाख से प्रारंभ होता है। आप जानते हैं कि बंगाब्द में जो बंगाब्द कैलेंडर है वो भी 1 वैशाख से, पहला वैशाख से ही स्टार्ट होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में अलग परंपरा है, वहां भी यही कैलकुलेशंस चलता है, यही विक्रमी संवत चलता है, लेकिन वहां पर 1 कार्तिक से कैलेंडर का प्रारंभ होता है। अभी भी जो है सो जो मारवाड़ी समाज है या वणिक वर्ग का समाज है, वो जो है सो दीपावली के दिन दीप जलाकर एक मतलब अमावस्या के ठीक दूसरे दिन से नया खाता बही स्टार्ट करते हैं। यानी वो जो है सो गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो है सो देखें, और अन्य इस तरह के लोगों जो वहां से जुड़े हुए हैं, वो दीपावली से अपना साल को प्रारंभ मानते हैं। अब आइए चर्चा कर लें लूनर कैलेंडर, हिजरी की। हिजरी कैलेंडर चंद्र वर्ष पर आधारित है। ठीक है, हिजरी कैलेंडर चंद्र वर्ष पर आधारित है। आप जानते हैं कि इसका प्रारंभ जो है 622 बीसी में, 622 बीसी में हुआ था। इसको हिजरी इसलिए भी कहते हैं कि जो है सो मोहम्मद साहब इस दिन मक्का से मदीना के तरफ गए थे
जिसको कि हम लोग हिजरत के नाम से जानते हैं, मतलब वो यात्रा जो मक्का से मदीना की तरफ हुई थी उसको हिजरत कहते हैं, और इसी को प्रारंभिक तिथि मानकर ये कैलेंडर चलाया गया। विशुद्ध चंद्र वर्ष है, इसलिए 354 दिन का वर्ष होगा। तो वैसी स्थिति में सूर्य के हिसाब से या मतलब जितने भी कैलेंडर है उससे ये कितना पीछे चल जाएगा, वो पीछे चला जाएगा कितना, 11 दिन। 10 दिन से 10.5 दिन, 11 दिन। तो अगर उस हिसाब से एक महीना का कैलकुलेशन हम लोग कर लें तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो हो जाएगा 33, लगभग एक महीना पीछे चलेंगे हम लोग 3 साल में। भारतीय कैलेंडरों में जितने भी, चाहे विक्रमी हो शक हो, उसमें ये एक महीना एडजस्ट कर लिया जाता है, लेकिन हिजरी कैलेंडर में ये एक महीना एडजस्ट नहीं किया जाता। वहां एडजस्ट हम लोग कर देते हैं अधिक मास करके भारतीय कैलेंडरों में, हिंदू कैलेंडरों में, लेकिन यहां पर हिजरी कैलेंडर में हम लोग उस तरह से एडजस्ट नहीं करते। तो यहां पर जो है सो हमारा पर्व जो है आप देखिए वो हर बार पीछे आता जाएगा। इसके चलते बहुत सारी डिफिकल्टी भी आती है, खास करके रेवेन्यू कलेक्शन में। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब बांग्ला कैलेंडर की चर्चा करेंगे तब। तो इस तरह से ये जो है तो एक तरह से कहा जाए लूनर कैलेंडर हुआ। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान दो ऐसे देश थे जिन्होंने सोलर कैलेंडर को ही आधार माना, मतलब उनका जो है सो कैलेंडर का आरंभ फिर विषुव से होता था। ईरान में इसका प्रारंभ जो है सो बसंत विषुव, मतलब कहने का मतलब है कि वसंत ऋतु में जो विषुवत रेखा पर आएगा 21 जो है सो मार्च हो जाएगा, उसके दूसरे दिन यानी उस दिन से स्टार्ट माना जाता है। इस पर्व को वो लोग जो है सो नौरोज कहते हैं। तो पारसियों में आज भी नौरोज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, ये नववर्ष का पर्व है। अब भारत में भी देखिए अकबर जैसे शासकों ने जो है सो नवरोज को अपने दरबार में मनाया है। अब आइए जरा सा, एक घटना हुई थी, घटना क्या, एक मतलब ऐतिहासिक प्रक्रम है कि ईरानी शाह था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। 1976 ने इसको जो है सो उसने बदल दिया कि वो जो हिजरी कैलेंडर का प्रारंभ हम लोग 622 ईस्वी यानी मोहम्मद साहब के हिजरत से मानते हैं, उन्होंने इसको बदल दिया और इसको उन्होंने कहा कि कहां से प्रारंभ इसको माना जाए, तो इसको प्रारंभ माना गया उस साइरस फर्स्ट का जो राज्याभिषेक है उसकी तिथि से। तो इस तरह से लगभग 1150 साल पीछे चले गए थे। लेकिन बाद में इस परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया गया और पुनः हिजरी कैलेंडर को मोहम्मद साहब के हिजरत से ही लोगों ने माना। अब आइए भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पर, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ये शक संवत सालिवाहन साके पर आधारित है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। भारत की संविधान को के निर्माण की प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में 2 संवतों का उल्लेख है। अगर संविधान को बात करें तो प्रस्तावना आप देख लीजिए, उसमें विक्रमी संवत का उल्लेख है कि मार्गशीर्ष फलाना फलाना विक्रमी, ठीक है। और दूसरा क्या है उल्लेख, ग्रेगोरियन कैलेंडर का, मतलब अंग्रेजी। तो भारत के संविधान में आरंभ में विक्रमी और बाद में और जो है अंग्रेजी कैलेंडर को इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या हो, इस पर एक अलग से जो है सो समिति बनी, उसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के उस समय के सबसे मशहूर जो है सो भौतिक विज्ञानी, भूगोल से संबंधित जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उनको ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और ये थे मेघनाथ शाह।
इस समिति में और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, जैसे AC चैटर्जी, के दफ्तरी, JS करांदकर, गोरख प्रसाद, RV वैद्य और NC लहरी। NC लहरी के बारे में आप जानते हैं कि जो है सो वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बंगला कैलेंडर को जो है सो इसके आधार पर किया जाता है। आज भी जो है सो प्रारंभिक ज्योतिष गणना जो है सो इसी लहरी को भी बेस बनाकर किया जाता है। खैर, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की 1955 में, और इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए 1 चैत्र 1879 को भारत सरकार द्वारा यह कैलेंडर स्वीकार कर लिया गया। अब 1 चैत्र 1879 क्या? शालिवाहन शाके यानी शक संवत। तो भारत सरकार द्वारा स्वीकारने की तिथि करस्पॉन्डिंगली हमारी क्या हो जाएगी, उसके 78 के हिसाब से उसको देख लीजिए। तो ये तारीख हो जाएगी 22 मार्च 1957। यानी भारत ने जो नया कैलेंडर, जिसको कि हम लोग शक संवत कहते हैं, वो कब से प्रारंभ कर दिया? 22 मार्च 1957 से। अब इस शक संवत पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। इसका प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, 78 ईस्वी तो माना जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक की तिथि पर इसको प्रारंभ किया। अब अगर ये कुषाण शासक ने प्रारंभ किया तो मजेदार बात है कि कुषाण शासक द्वारा प्रारंभ किए गए कैलेंडर को शक कैलेंडर क्यों कहते हैं? तो कहा जाता है कि इस कैलेंडर का सबसे ज्यादा उपयोग सिस्तान से आए हुए शक शासकों ने किया, इसलिए इसको शक संवत कहते हैं। ठीक है, दूसरी मान्यता है कि इस कैलेंडर को सातवाहन शासक राजा शालिवाहन द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत के अतिरिक्त इसका प्रयोग जावा, बाली, नेपाल वगैरह में किया जाता है। लघुना ताम्रपत्र अभिलेख को अगर देखें तो इससे पता चलता है कि फिलीपींस में भी औपनिवेशिक शासन के प्रारंभ तक यही कैलेंडर इस्तेमाल होता रहा। सिख संवत नानक शाही कैलेंडर की चर्चा कर लें थोड़ी सी। ये ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर है, मतलब सौर कैलेंडर है। ट्रॉपिक के हिसाब से विषुव से प्रारंभ होकर विषुव के पहले तक खत्म होता है। इस कैलेंडर का स्टार्टिंग जो है वो गुरु नानक देव के जन्म दिवस के से माना जाता है। 1469 ईस्वी वो इस कैलेंडर का पहला ईयर माना जाता है। और इसको जो सो प्रारंभ माने इसको जो सो इम्प्लीमेंट करने का श्रेय जाता है बंदा बहादुर को। आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों में बंदा बहादुर सर्वश्रेष्ठ थे, जो जिनको की जो है सो पूरे सिख समाज की कमान दी गई थी। उन्होंने 1710 ईस्वी में सरहिंद पर जो विजय प्राप्त की, उसी के बाद ये नानक शाही कैलेंडर पूरे जो है सो सिख समाज में लागू कर दिया। ठीक है, 1998 में इसमें कुछ संशोधन हुए, जो कि तख्त दमदमा साहिब के कृपाल सिंह जो तख्ती थे उनके द्वारा किया गया। और इसी संशोधन को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति मतलब SGPC मान्यता देती है। और ये विश्व के सभी देशों में जहां भी सिख लोग रहते हैं वहां जो है सो ये स्वीकार किया जाता है। अब आइए, एक भारत के पूर्वी भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर है, उसको हम लोग बंगला कैलेंडर भी कहते हैं, बंगला संवत भी कहते हैं। ये बंगाब्द के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलेंडर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम जैसे जगहों में भी बंगाल के अतिरिक्त प्रचलित है। इसके प्रारंभ का वर्ष माना जाता है 593 ईस्वी। ये
गौड़ के शासक, गौड़ मतलब बंगाल, बंगाल के शासक शशांक के द्वारा प्रारंभ किया गया माना जाता है। लेकिन इस कैलेंडर को हिंदू जो है सो लोगों के बीच तो माना ही जाता था बंगाल में। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने भी इस कैलेंडर को इस्तेमाल किया। देखिए, होता यह था कि हिजरी कैलेंडर से जब हम लोग काम करते हैं तो वैसी स्थिति में कब फसल कटेगा और कब उसका जो है सो रोपाई होगा और कब उसका रेवेन्यू कलेक्शन होगा, इसको अलग से कैलकुलेट करने के लिए लोगों को की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसलिए अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कहा कि हम लोग हिजरी संवत का न इस्तेमाल करके इस संवत का इस्तेमाल करेंगे, और उसने जो है सो इसमें जो है सो पहल की। और चूंकि ये संवत शासकों के पर्व त्योहारों से संबंधित तो होता नहीं, पर्व त्योहारों से संबंधित तो वो हिजरी कैलेंडर हुआ करता था। इसका मुख्य उद्देश्य शासकों के लिए क्या हो गया? फसल से संबंधित दिनों का निर्धारण, माहों का निर्धारण। इसलिए इसको बंगाल में फसली संवत के नाम से जाना गया। आज भी जो है सो अगर आप बंगला कैलेंडर देखेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा फसली, तो फसली कैलेंडर इसमें जो है सो इसको कहा जाने लगा। बांग्लादेश में भी इस कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश के बनने के बाद 1987 ईस्वी में इसी फैसली कैलेंडर को कुछ संशोधनों सहित बांग्लादेश का राजकीय पंचांग मान लिया गया। ये माने भारतीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कैलेंडर थे जिसकी जो हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण कैलेंडर हैं जिसकी माने चर्चा हम लोग नाम भर कर लेना उचित है। जैसे कि गुप्त संवत, गुप्त काल में ये जो है सो स्टार्ट हुआ। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जब अपना राज्याभिषेक किया 319-320 ईस्वी में, वहां से उन्होंने प्रारंभ किया, और ये जो है सो पूरे गुप्त काल में जो है सो हम लोग देखते हैं। इसी तरह से आइए लक्ष्मण संवत। बंगाल में 1119 ईस्वी में बंगाल का जो सेन वंश था उसके शासक लक्ष्मण सेन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, और सेन शासकों ने इसको जो है सो अपने क्षेत्र में इस्तेमाल किया। फिर उसी तरह से कलचुरी संवत 248 ईस्वी में जो हमारा प्रतिष्ठान और आसपास का क्षेत्र है, मतलब महाराष्ट्र, विदर्भ, ये उस क्षेत्र में, या दक्षिण और चले जाइए, उस क्षेत्र में रहने वाले आभीरों ने इस कैलेंडर को जो है सो इस्तेमाल किया। कलचुरी वंश के लोग थे, आभीरों ने इसको जो है सो पूरे भारत में इस्तेमाल किया। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण है, अकबर द्वारा जो है सो प्रारंभ किया गया इलाही संवत। 1556 से इसका प्रारंभ माना जाता है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की बाद में घोषणा की, लेकिन उसको अपने राज्याभिषेक से लागू किया, और इस पीरियड में जो है सो अकबर द्वारा इसको इस्तेमाल किया। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर इसको बहुत इंटेंशनली इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि जो है सो रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन के लिए जो है सो अलग व्यवस्था थी। तो अकबर ने के लाइफ स्पैन में, मतलब जब से उसका जो है जब तक काल रहा, तो उसने इस इलाही संवत को इस्तेमाल किया। बाकी समयों में जो है सो ये इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आशा है कि इस डिस्कशन के माध्यम से हम लोगों ने जो है सो अलग अलग कैलेंडर्स के बारे में जानकारी हासिल की है, और ये अलग अलग परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा कि फला कैलेंडर का स्टार्ट कब हुआ, राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू हुआ, ये सब वो सब। तो हमको लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। अस्तु, हम इस डिस्कशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।